चलिए तो इनको देख लेते हैं। ऑब्जर्वेट ऑफ सल्फर 4 थे, H2SO3 सल्फरस एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2H2O7 ऑर्थोपायरो सल्फ्यूरिक एसिड और H2H2O8 परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। इनको बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले हम पे H2SO3 जो होता है हमारा सल्फरस एसिड। ध्यान रखना, कोशिश करना कि सल्फर अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट अब जाए जो कि होते +6। ठीक है, ये ध्यान रखना, इतनी मैक्सिमम उसकी कोवेलेंसी आनी चाहिए। तो सल्फर हो गया, 3 ऑक्सीजन और कितना है आप पे 2 हाइड्रोजन है। तो अगर मैं एक और एक ऐसे दे दूँ, देखो मैं बेस्ट पॉसिबल स्ट्रक्चर तक जाना है। ये हो गया, ठीक है, ऐसे बना दूँ, ऐसे ऐसे बना दूँ तो 3 ही आ रहा है। दिख रहा है आपको कितना आ रहा है? 3 ही आ रहा है। देखो 4 आ जाएगा, चलो बट हमें 6 तक जाना है। तो एक काम करते हैं, एक यहाँ से हटाते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड बना लेते हैं और एक हाइड्रोजन यहाँ बना लेते हैं। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6। चलो बहुत बढ़िया, 6 हो गई। पर एक ही मुझे यहाँ OH दिख रहा है। रिप्लेसेबल OH तो एक ही है या H एक ही है। ठीक है, तो ये होगा, इसकी बेसिसिटी हो जाएगी 1, बेसिसिटी हो जाएगी 1 और ये हो जाएगा मोनोप्रोटिक एसिड। दिखने के लिए उस पर 2 हाइड्रोजन है पर सारे नहीं देगा, एक ही देगा, तो मोनोप्रोटिक एसिड हो जाएगा ये। ठीक है, कैसा एसिड हो जाएगा? मोनोप्रोटिक। क्लियर है इतना? या डाइप्रोटिक होगा? H2SO3 है ना ये, ठीक है। O3, तो O3 में बना दूँ OH OH 1 2 3 4 5 6। हाँ तो लोन पेयर नहीं है, ठीक है, तो इसमें गलत क्यों बना रखा? H2SO3 1 2 3 4 5 6, लोन पेयर की जरूरत नहीं है, ये बनेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, सल्फ्यूरिक एसिड। दूसरा है सल्फ्यूरिक एसिड। कोशिश करना 6 तक चाहिए। H2SO4 ये। तो सल्फर, 1 ऑक्सीजन यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ, 2 हाइड्रोजन, अगर मैं 1 यहाँ दूँ और 1 यहाँ दे दूँ, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, तो 1 2 3 4 5 6, ये तो हो रहा है। अब ये डायरेक्ट हो ही गया, 6 तक आ ही गया, तुक्के में भी 1 2 3 4 5 6। तो इसकी बेसिसिटी हो गई 2 और यह है डाइप्रोटिक एसिड। डाइप्रोटिक एसिड क्लियर है, डाइप्रोटिक एसिड। गुड। अब देखो H2H2O7 जो ओलियम होता है वो बनाते हैं। ठीक है, ओलियम, ये जिसको हम बोलते हैं क्या? तीसरा है H2S2O7 जिसको हम ओलियम भी बोलते हैं, और पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। जरा सर्च मानना, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी होता है, ठीक है, वो भी मानना सर्च। तो कितने सल्फर हैं? 2 सल्फर, 2 सल्फर, कितने ऑक्सीजन? 7 ऑक्सीजन हो गया। तो 1 2 3 4 5 6, हमें बेस्ट पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाने। 7 यहाँ, 2 हाइड्रोजन है, 1 यहाँ और 1 यहाँ। इनका तो हो गया सिंगल बॉन्ड, ये इसके साथ सिंगल 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 सिंगल, ऐसे इधर का भी सिंगल। तो देखो आपको बनाना तो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखें इस सल्फर ने कितने बॉन्ड बनाए? इस सल्फर ने बॉन्ड बनाए कितने? अच्छा यहाँ से तो नहीं होगा, सॉरी, इधर होगा। ठीक है, इधर, इसकी भी इधर, तो उसे कहाँ बनाऊंगा? थोड़ा मेरे को इधर बनाना था, गलत बना दिया, इधर इधर। अब देखते सल्फर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन के पूरे, हाँ ऑक्सीजन के पूरे, हाँ ठीक है, ये होगा। क्लियर है? गुड। अब इसमें रिप्लेसेबल OH कितने? 2 हैं, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई? 2 हो गई, और ये हो गया डाइप्रोटिक, डाइप्रोटिक एसिड हो गई। नेक्स्ट इसके बाद हमें देखना क्या चीज़? परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड।
H2OH, फोर्थ नंबर है आपका, क्या है, परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, ये हमें देखना है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो सल्फर, ठीक है, और ऑक्सो है, परऑक्सो मतलब एक ऑक्साइड बॉन्ड भी बनेगा, ठीक है, कितने 8 है, तो मैं ऐसे भी नहीं बना सकता 1 2 3 4 5 6 7 8, गलत हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन अगर ऐसे भी बना दिए तो ये गलत होगा बच्चे। देखो प्रीलिमिनरी डायग्राम बनाते हैं, डबल बॉन्ड कैसे जोड़ोगे, दिक्कत हो जाएगी। तो तुम्हें देखो हिंट यही मिल गया, पर ऑक्सो है तो ओ की बॉन्डिंग बनेगी, ठीक है, तो ओ की बॉन्डिंग भी बनाएंगे। तो एक काम करो, देखो वो बिल्कुल सही बैठेगा, मैं भी तुक्का ही लगा रहा हूँ, यहाँ सब एक्सटेम्पोर होता है, कोई प्रिपरेशन करके नहीं आता। सल्फर है, ठीक है, और कौन है, सल्फर है, ठीक है, भैया जैसे पहले कर रहे थे कोशिश वही कर लो, 3 ऑक्सीजन यहाँ दे दो, ठीक है, 3 ऑक्सीजन यहाँ दे दो, बचे क्या बच्चे, 2 ऑक्सीजन बचे, उनको ऐसे ले आओ, बताओ क्यों, क्योंकि हमें सिंगल बॉन्ड की लिंकेज भी बनानी है ओ के बीच में, जिसे हम बोलते हैं परऑक्साइड बॉन्ड, दिस इज परऑक्साइड बॉन्ड, ये सल्फर और 2 ऑक्सीजन, ठीक है, इधर एक H, इधर एक H, इधर सिंगल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, इधर सिंगल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड। अब देखो सल्फर के हो गए 6 पूरे, 1 2 3 4 5 6 पूरे हो गए, सल्फर के 6 पूरे, 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन का 1, ऑक्सीजन का 1, हाँ पूरा हो गया। दिस इज परऑक्साइड, हमारी परऑक्साइड लिंकेज है, परऑक्साइड लिंकेज मतलब इसमें माइनस बना दिया ऑक्सीडेशन स्टेप। देखो भाई ये कि सल्फर और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज़्यादा नेगेटिव है तो -1 इस पर +1, या -1 इस पर +1, और इन दोनों के उसमें ये 0 और ये भी 0, क्योंकि दोनों एक ही है ना। तो ये हमारा हो गया परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड और परऑक्साइड बॉन्ड बन गया। अब हम पे नेक्स्ट जो हेडिंग है वह हम पे सल्फ्यूरिक एसिड की, तो वो हम देखते हैं। नेक्स्ट हम पे हेडिंग सल्फ्यूरिक एसिड, आपको पता है उसका कमर्शियल प्रिपरेशन होता है H2SO4 का, किससे, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, वही हमारा मेन एम है कि हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस बने। तो हम पे नेक्स्ट हेडिंग है H2SO4, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड विच इज किंग ऑफ केमिकल। इसे किंग ऑफ केमिकल क्यों बोलते हैं भाई, इसका एक्शन बहुत खतरनाक होता है। अगर ये बॉडी में गिर गया तो पहले तो बॉडी को ऐसे ही जला देगा, फिर इसके बाद ये क्या करता है, बॉडी से टिश्यूज से मॉइस्चर निकलवाता है, मॉइस्चर छीन लेता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होता है ना ये। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट की वजह से पहले ही जला देगा फर्स्ट कांटेक्ट में, फिर उसके बाद चिपक के स्किन से पानी निकालता है, पानी निकाल के फिर दोबारा डिसोसिएट होता है और फिर और जलन मचती है और ख़राब हो जाती है बॉडी, ये चीज़ है, इसलिए इसे किंग ऑफ केमिकल बोलते हैं, किंग ऑफ केमिकल, किंग ऑफ केमिकल, सल्फ्यूरिक एसिड या किंग ऑफ केमिकल, ये किंग ऑफ एसिड। इसका जो कमर्शियल प्रिपरेशन होता है, कमर्शियल प्रिपरेशन कमर्शियल वो होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, इसमें आपको पता है कैटलिस्ट लेंगे वैनेडियम पेंटॉक्साइड, ठीक है, मल्टीपल स्टेप में होते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस। पहले होता है बर्निंग ऑफ सल्फर या सल्फाइड और टू गिव SO2, स्टेप 1 है, स्टेप 1 बर्निंग ऑफ सल्फर या सल्फाइड और टू गिव SO2, क्या देते हैं, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, कैसे, S+O2 बर्न करेंगे हमें मिलेगा SO2, S+O2 हमें क्या दे देगा, SO2 दे देगा। उसके बाद SO2 को SO3 में कन्वर्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कैटलिस्ट V2O5। तो दूसरा है कन्वर्जन ऑफ SO2 इंटू, ये ऊपर भी एक SO2 है, SO2 + O2 gives us SO2, तो कन्वर्जन ऑफ SO2 इंटू SO3 बाय ऑक्सीजन in presence of catalyst V2O5, in presence of catalyst V2O5। और आपको बताइए क्या होता है, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, पता है ना, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, तो ये रिएक्शन आपको बताइए 2SO2 + O2 गिव्स
इसलिए तो 2SO2 + O2 gives us 2SO3 और यहाँ होता है V2O5। ली-चैटलेट प्रिंसिपल लगाएं, ली-चैटलेट प्रिंसिपल तो लो टेम्परेचर हाई प्रेशर LTHP, ठीक है। ये हमारी दूसरी स्टेप थी। तीसरी स्टेप आपको बताइए SO3 में बाहर से पहले से बना हुआ H2SO4 डालता है ताकि ओलियम बन जाए। तो स्टेप 3 है, स्टेप जो 3 होगा वो है एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ SO3 इनटू H2SO4 जो बाहर से डालेंगे, तो एब्जॉर्प्शन बाहर से भी डालते हैं कुछ H2SO4, ठीक है। द एब्जॉर्प्शन ऑफ SO3 by external concentrated H2SO4 concentrated H2SO4 to give oleum, ताकि हमें क्या मिले, ओलियम मिले। ओलियम जो होता है विधि का H2H2O7 पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, ये बनता है। तो SO3 + H2SO4 करेंगे, SO3 + H2SO4, ठीक है, कंसनट्रेटेड में है कंक फॉर्म में, तो H2H2O7 H2H2O7 बस फिर ओलियम को वाटर में शिफ्ट कर देंगे और H2SO4 मिल जाएगा। H2SO4 प्योर फॉर्म में तो मिलता नहीं है, यहाँ पे भी आपको बताइए, ठीक है। तो पहले वाला तो इजी है, बर्निंग ऑफ सल्फर या सल्फाइड और टू गिव SO2, और SO2 को SO3 में कन्वर्ट करने के लिए V2O5, SO3 में एक्सटर्नली हम कुछ H2SO4 डालेंगे ताकि ओलियम बने, और फिर ये जो ओलियम बन गया इसको हम वाटर के साथ ऐड करके, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर के साथ ऐड करके H2SO4 बना देंगे। ओलियम इज ट्रीटेड विद वाटर, ओलियम इज ट्रीटेड विद वाटर टू गिव, ओलियम इज ट्रीटेड विद वाटर टू गिव H2SO4। तो हम पे है H2O7 प्लस वाटर, ये हम पे है, ठीक है। ये हमारा बना है और ये बना देगा H2 है, हाइड्रोजन 4 हो गए, सल्फर 2, ऑक्सीजन 8, तो H2SO4 2 टाइम्स यहाँ पे आ जाएगा। दिस इज फाइनल रिएक्शन, ठीक है, H2SO4। गुड। नेक्स्ट देखिए, जब ये हो जाए तो थोड़ी प्रॉपर्टी देख लेते हैं और इसका डायग्राम भी बना लेंगे। तो इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं H2SO4 की। डेंस ऑयली लिक्विड होता है, ऑयली फॉर्म में होता है, देखो अब आपने पीले पीले रंग का होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ H2SO4, इट इज डेंस ऑयली लिक्विड, डेंस ऑयली लिक्विड, डेंस ऑयली लिक्विड होता है, ठीक है। और डिजॉल्व इन वाटर, पानी में डिजॉल्व करते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। डिजॉल्व इन वाटर विथ इवोल्यूशन, मतलब निकलना, इवॉल्व होना है, इवोल्यूशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट निकलती है, क्लियर इतना। नेक्स्ट, इसकी केमिकल रिएक्शन क्यों होती है, तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। मेंशन द फैक्टर दैट एट्रीब्यूट, मतलब जो सहयोग करते हैं, मेंशन द फैक्टर दैट एट्रीब्यूट टू बी हाई रिएक्टिविटी ऑफ H2SO4, H2SO4 की हाई रिएक्टिविटी किस वजह से है वो फैक्टर हमें देखना है। तो एक तो ये होगा स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर, स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर होगा। लो वोलेटिलिटी होती है, इतने जल्दी ये वोलेटाइल होता है नहीं, वेपर में कन्वर्ट होता है, तो लो वोलेटिलिटी। और H2SO4 भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, बहुत अच्छी। तो हाई इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग
पानी के लिए स्ट्रॉन्ग एफिनिटी और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा होता है, ठीक है। और क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो हाई एफिनिटी फॉर वाटर, पानी के लिए बहुत ज़्यादा एफिनिटी होती है, ये बहुत अच्छे से पानी से मिलता है, डिल्यूट होना चाहता है, यही है, शहीद होना चाहता है, क्या करें, हाई एफिनिटी फॉर वाटर। ये इसके कुछ फैक्टर्स हैं जो इसकी केमिकल रिएक्शन के लिए बहुत योगदान साबित होते हैं। अब एक सिंपल सी बात है कि जो हमारा, एक बात मैं बताता हूँ आपको, आपने एसिडी कांस्टेंट देखा होगा तो नोट लिख लेना, नोट लिखना, नोट क्या है, जैसे एक H2SO4 है, ठीक है, इसने क्या करा, अपना एक H+ लूप करा, एक H+ लूप करा, और अब ये बन गया HSO4- आयन, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट आयन। और इसके लिए जो एसिडिक कांस्टेंट है वो होगा Ka1। अब आपको देखिए Ka1 होगा क्या, इसके कंसंट्रेशन ऊपर, इसके कंसंट्रेशन नीचे, ये तो आपको पता ही है ना, Ka1 क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ HSO4- H+ अपॉन H2SO4। मान लो इसमें ही सक्सेसिव हम एक और प्रोटॉन निकालना चाहते हैं, दूसरा, इसमें हम सक्सेसिव एक और प्रोटॉन निकालना चाहते हैं, मतलब दूसरा ऐसा कि HSO4- है, और ये बन जाएगा एक H+ और निकलेगा, तो पहले से एक माइनस है, पहले से एक माइनस है, एक और माइनस बनेगा तो H तो हट जाएगा, और ये बन जाएगा SO4-, और यहाँ आ जाएगा Ka2। अभी Ka2 की वैल्यू कितनी होगी, SO4-, ऊपर H+ और HSO4- नेगेटिव नीचे, ये होगी। अब अगर हम ध्यान से देखें तो अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई भी कर दें तो होगा क्या, HSO4- का HSO4- कैंसिल होगा, और कुछ तो होगा नहीं कैंसिल। बट मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ Ka2 बहुत ज़्यादा होगा Ka1 से, इसके पीछे रीज़न क्या है, क्वेश्चन मार्क लगा दूँ। Ka2 जो है Ka1 से बहुत ज़्यादा होगा, ऐसे क्यों, समझ गए, ये सर इसका उल्टा होगा, देख लो भाई, उल्टा होगा सीधा होगा, कुछ सोचो, Ka1 की वैल्यू ज़्यादा कहाँ होगी, Ka2 की वैल्यू ज़्यादा कहाँ होगी, ये सही है, ये सही है, Ka1 इज ग्रेटर देन Ka2, दोनों में से सही क्या होगा आपको बता दें, जल्दी बता करो, इक्विलिब्रियम का ही पार्ट है, पता करो क्या सही होगा क्या नहीं होगा। बताओ, नीचे वाला सही है, ठीक है, रीजन बताओ, चलो ऊपर वाला गलत हो गया। आपको देखें, मैं आपको बताता हूँ Ka1 ज़्यादा क्यों है, सिंपल सी बात, K जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है H+ आयन के कंसंट्रेशन के, ठीक है, यहाँ पे भी है ये, यहाँ पे भी है ये। अब आप देखिए ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, अब इसने एक प्रोटॉन लूज करा, इसने एक प्रोटॉन लूज करा और ये अनायन बन गया, ठीक है। अब देखिए खुद अनायन, अनायन तो चाहता है कि उस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज आए, वो आना चाहता है उस पर पॉजिटिव चार्ज, वो चाहता है कि मेरे पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, मैं लूज़ ना करूँ, मैं गेन करूँ, उसे न्यूट्रल एटम बनना है। HSO4- चाहता है कि मैं H2SO4 बनूँ, ऊपर वाला, इसके लिए इसे एक प्रोटॉन चाहिए H+, तो ये देगा क्यों, देने में तो आफत आ जाएगी, इसमें देने में क्या आ जाएगी, आफत आ जाएगी, आई बात समझ में। तो इसलिए Ka1 ज़्यादा है किससे, Ka2 से, क्योंकि Ka1 में हम ईजिली प्रोटॉन को लूज कर सकते हैं, ईजिली प्रोटॉन को क्या कर सकते हैं, लूज कर सकते हैं, जबकि Ka2 में क्या आ जाएगी, बहुत ज़्यादा आफत आ जाएगी, ठीक है। तो जहाँ आसान है लूज करना वहाँ का Ka ज़्यादा होगा, आसान कहाँ है, न्यूट्रल एटम से, पर अनाइन से तो बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा, इसलिए दिक्कतें हैं, क्लियर। अब कुछ रिएक्शन दूंगी H2SO4 की, देख लीजिए क्या है।
एक रिएक्शन H2SO4 रिएक्शन फॉर H2SO4। अगर H2SO4 किसी सॉल्ट के साथ जैसे H2SO4 NaCl के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा? तो सोचो H2SO4 और 2 NaCl, अब बोलते हैं 2HCl बन जाएगा, 2HCl, 2H और 2Cl अलग, और Na2SO4 अलग, Na2SO4 अलग। ये क्या होता है? HCl मिनरल एसिड होता है, ठीक है, मिनरल एसिड। इसके बाद एक आता है कि H2SO4 करता है कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट। कार्बोहाइड्रेट आपको पता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, वही। तो टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट, टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट, इससे कार्बोहाइड्रेट्स का क्या होता है? टेस्ट होता है। कैसे? अगर हम इसे सुक्रोज से रिएक्ट करें, ठीक है, तो सिर्फ काला कोयला या काला कार्बन निकलता है, तो C12H22O11 आपको पता है सुक्रोज होता है। इसको अगर H2SO4 से रिएक्ट करा दें तो 12 कार्बन ब्लैक निकलता है, ब्लैक कार्बन, कार्बन ब्लैक। ये प्रेजेंस करता है कि क्या है भाई, हमने जो टेस्ट करा H2SO4 के साथ, वो कंपाउंड क्या था? उसमें कार्बन था, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, साथ में मॉइस्चर भी निकलता है 11H2O, तो वो 22 हो गए, ठीक है, कार्बन 12, ऑक्सीजन 11, ठीक है, ये हो गया। और ये बहुत कम परसेंटेज में लेते हैं, यानी कि H2SO4 लगभग 0.11% लेते हैं, उससे कम बन जाता है, तो उसका कोई बाई प्रोडक्ट बनेगा नहीं। अब जैसे कॉपर है, वो H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है, कॉपर एक मेटल होगा, H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, अभी इसकी वैलेंसी कितनी है? 0 है। तो H2SO4 देखो, यहाँ तो H2SO4 ने किसका काम करा? यहाँ पे करा इसने डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम, यहाँ पे करा इसने डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम। देखो डिहाइड्रेट कर दिया, पानी निकाल दिया, ठीक है। यहाँ पे इसने किसका काम करा? यहाँ जनरली इसने एसिड का काम करा, और देखिए यहाँ पे ये करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम। अब देखो H2SO4 की जो मैंने प्रॉपर्टी लिखाई थी वो सारी आ रही है, सत्य सिद्ध हो रही है। तो ये बनेगा CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस H2, कॉपर सल्फेट प्लस H2, क्लियर है? H2 ले लेते हैं। जो रिएक्शन है तो है केमिस्ट्री में ये दिक्कत होती है, क्या करें? CuSO4 हो गया, H2 हो गया, SO2 हो गया, CuSO4। अब देखो SO2 क्या होता है? -2, तो ये होगा +2, तो 0 से क्या हो गया? +2, तो इलेक्ट्रॉन क्या करे? लूज करे। तो आपको होता है इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ये बात समझ में? इलेक्ट्रॉन क्या करे? लूज करे ना, CuSO4, 2H2O और O2 बैलेंस कर लेना है इसे, है ना, 2H2O आएगा और SO2 आएगा, क्लियर? यहाँ पे इसने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे काम करा, और देखते हैं कुछ नहीं। तो पहले में इसने करा एसिड के जैसे, दूसरे में करा डिहाइड्रेटिंग एजेंट के जैसे, और तीसरे में करा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे। और क्या है? सिंपल से चौथे देखते हैं, इसने किसके जैसे काम करा? कार्बन और 2H2SO4 डालें तो CO2 बनता है, CO2, ठीक है, और 2SO2 और 2H2O। तो बेसिकली ये तो कार्बन क्या था? यहाँ पे 0 था, उससे +4 हो गया, तो यहाँ पे भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे काम करा, किसके जैसे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे, ठीक है, याद रखना। और एक और देखो लास्ट क्या है? CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड प्लस H2SO4, तो ये आपका बना देगा CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 और F2H2, ये बनेगा 2HF, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये एक तरह की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है, याद रखना। अब फाइनली हम देख लेते हैं H2SO4 को ख़त्म करते हैं, ग्रुप 16 भी खत्म हुआ। यूजेज ऑफ H2SO4, कहाँ कहाँ यूज है H2SO4 के? तो इससे बहुत सारे केमिकल बनते हैं, पहली बात तो ये है, ठीक है। फ्रॉम इट
मैनी केमिकल्स आर प्रोड्यूस, बहुत सारे केमिकल्स हम प्रोड्यूस कर लेते हैं, मैनी केमिकल्स आर प्रोड्यूस, इससे हम बहुत सारे केमिकल बना लेते हैं। फर्टिलाइज़र में ये यूज़ होता है, फर्टिलाइजर में ये यूज़ हो जाता है। साथ में डिटर्जेंट, रिफाइनिंग, मेटलर्जी, बैटरीज, यहाँ सब जगह यूज़ होता है। डिटर्जेंट मेटलर्जी में होता है, रिफाइनिंग, बैटरीज, ऐसी जगह ये क्या हो जाता है, यूज़ होता है एटसेट्रा। यहीं पर आपका ग्रुप 17 16 खत्म होता हुआ तो ग्रुप 17 की तरफ हम जाएंगे। क्लियर है? गुड। कैसे हो साथियों? आज हम पी ब्लॉक में ग्रुप 17 या हेलोजन फैमिली शुरू करने जा रहे हैं। और आपको पता है ग्रुप 17 और हेलोजन फैमिली तो वन ऑफ दी प्रोमिनेंट पी ब्लॉक जो हमारा ग्रुप या फैमिली है उसमें सबसे प्रोमिनेंट एक पार्ट है हेलोजन फैमिली। हेलोजन डिनोट करते हैं भाई इसे एक्स से। और कौन कौन आते हैं इसके अंदर आपको पता है? फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है, एस्टेटीन आता है। फिर कॉल करने बाहर आई आंटी, फिर कॉल करने बाहर आई आंटी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। भाई एस्टेटीन तो रेडियो एक्टिव होता है, ये आप सबको पता ही है। कुछ बातें मैंने आपको पहले ही बता रखी है कि क्योंकि जब हम लेफ़्ट से राइट जाएंगे मतलब पी ब्लॉक आपका ग्रुप 13 से शुरू हो जाता है, 13 से लेकर 17 तक जाएंगे। तो 13 से लेकर 17 तक जाने में क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो ऑब्वियसली फिर एटॉमिक रेडियस क्या होगा? छोटा होगा। तो आप ये लिख सकते हैं नोट कि जो हमारे ये ग्रुप 17 है क्योंकि सबसे लोअर मोस्ट में पाए जाएंगे। देखो ग्रुप 18 को मैं कंसीडर नहीं कर रहा क्योंकि इसमें कोवेलेंट रेडियाई नहीं बनती, उसमें वंडर वॉल रेडियाई बनती है। उसका पहले से ऑक्टेट और डुएट पूरे होते हैं इसलिए उसका साइज़ एब्रप्टली बड़ा आ जाता है, वंडर वॉल रेडियाई होता है उसका। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि अमंग पी ब्लॉक एलिमेंट्स में से ग्रुप 17 हैज़ स्मॉलेस्ट कोवेलेंट रेडियाई। सबसे छोटी कोवेलेंट रेडियाई होगी, एक तो आपको ये पता है। ठीक है भैया, साथ में आपको ये पता है क्योंकि उधर जाके आपका कौन सा कैरेक्टर बढ़ता है, मेटालिक या नॉन मेटालिक? बोलो, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो इनका नॉन मेटालिक कैरेक्टर हाईएस्ट होगा, सबसे बड़ा होगा। और भी आपको पता है बहुत सारी चीज़ें कि फ्लोरीन बहुत बढ़िया लवर है, क्लोरीन सबसे बढ़िया हस्बैंड है। तो फ्लोरीन जो है सबसे ज़्यादा बढ़िया लवर है, मतलब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लवर में घर में रखने की ज़रूरत नहीं होती, तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जबकि क्लोरीन का लव थोड़ा कम है बट हस्बैंड अच्छा है, 30-40 साल तक साथ अच्छा निभाएगा। तो यह है मोस्ट इलेक्ट्रो एफिनाइट, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रो एफिनाइट ये है। ठीक है, फिर आपको पता है ब्रोमीन तो लिक्विड फॉर्म में भी पाया जाता है ना। मरकरी भी होता है लिक्विड, ब्रोमीन भी लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। तो ग्रुप 17 की इतनी सारी बातें हैं यार, क्या क्या मैं बताऊँ, बहुत कम पड़ेगी। ठीक है, फ्लोरीन क्लोरीन गैस होती है, फ्लोरीन क्लोरीन क्या होती है? ये दोनों चीज़ें गैस होती है। ब्रोमीन आपका लिक्विड होता है, आयोडीन आपका सॉलिड होता है। आयोडीन में एक और प्रॉपर्टी होती है, आपको पता है आयोडीन में लस्चर भी आता है। बीइंग अ नॉन मेटल हो के भी ये क्या है? लस्चर है, चमक पैदा होती है इसमें, पता है ना आपको। और आयोडीन की कमी से क्या होता है ये भी आपको पता है, गोइट्रे होता है, घेंगा, गले में बल्जिंग आ जाती है ना, सूजन आ जाती है, वो चीज़ें। ठीक है, तो बीइंग अ नॉन मेटल हो के भी आयोडीन में लस्चर प्रॉपर्टी होती है, गोइट्रे करता है, ये घेंगा करता है। इतनी सारी चीज़ें आपको पता ही है। इनको हेलोजन क्यों कहते हैं? हेलोजन क्यों कहा जाता है? वाई सो इनको हेलोजन क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे प्रोड्यूस सॉल्ट, ये नमक बनाते हैं। दे प्रोड्यूस सॉल्ट, जैसे NaF, NaCl, NaBr, NaI, ऐसे बहुत से बनते हैं। जैसे एग्जांपल NaF हो गया, NaCl हो गया, KBr हो गया, KI हो गया,
ये सारे आपने देखे ही हैं एक्सेट्रा। सॉल्ट बनाते हैं इसलिए इन्हें हेलोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेलोजन। तो ग्रुप 17 इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे जैसे मैंने आपको बताई ग्रुप 17 हेलोजन फैमिली है। हेलोजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये नमक बनाते हैं मेटल के साथ मिलके, अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ मिलके। जैसे CaCl2 भी तो बनता है ना, MgBr2 बनता है। तो या तो अल्कलाइन अर्थ मेटल ले लो ग्रुप 2 के, या अल्कली मेटल ले लो, दोनों के साथ ही ये क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाते हैं, इसलिए इन्हें हेलोजन कहा जाता है। क्योंकि हम सबसे राइटेस्ट में आ गए, लेफ़्ट से राइट में आ गए, ग्रुप 18 की बात ही मत करो अभी। तो जब हम लेफ़्ट से राइट जाएंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, तो सबसे छोटा कोवेलेंट रेडियाई इनका ही होगा। जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा उतना साइज़ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ग्रुप 17 का सबसे छोटा कोवेलेंट रेडियाई होता है, सबसे ज़्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होता है, और आयनाइजेशन, एंथैल्पी, ये सारी चीज़ों की बात अभी करेंगे। बट फिर इसके ग्रुप देख लेते हैं। इस ग्रुप में एलिमेंट कौन से हैं? तो फिर कॉल करने बाहर आई आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्थेटीन। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा बढ़िया लवर है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्लोरीन क्या है? बहुत बढ़िया हस्बैंड है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेफिनाइट है। फिर इनकी अगर हम बात करें, जैसे आयोडीन है, आयोडीन सॉलिड फॉर्म में होता है, और आयोडीन लस्टर प्रॉपर्टी शो करता है, बीइंग अ नॉन मेटल, वाइटर होता है, इससे घेंगा होता है। और फ्लोरीन, क्लोरीन तो गैस फॉर्म में पाए जाएंगे, ब्रोमीन लिक्विड होता है, एक और है मरकरी लिक्विड, और आयोडीन आपका सॉलिड। एस्थेटीन की बात ही क्या करनी है? रेडियो एक्टिव है, ठीक है। और आपको पता ही चल गया इन्हें हेलोजन क्यों बोलते हैं। क्लियर इतना? गुड। अब जरा हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख लेते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्थेटीन की क्या है, ठीक है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, 9 + 8 17, ठीक है। 17 + 18 फिर 18 फिर 32, ऐसे करेंगे। तो पहले तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, जरा इसको पता लगाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कौन कौन है यहाँ पे? फ्लोरीन है, एटॉमिक नंबर 9, ठीक है। फिर यहाँ पे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी लिख लेंगे। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, फ्लोरीन की होती है 1s2 2s2, कितने हुए? 2 और 2 4, 2p5। फिर यहाँ पे आपको पता ही है 1s2 2s2 2p5 2p6 3s2 3p5। देखो हो गए 6 7 8 9 10 11 12 13। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्थेटीन। अब आपको पता है यहाँ 2s2 2p5 है, यहाँ 3s2 3p5 है। ब्रोमीन में डी भी खुल जाएगा, बट उसमें 4s2 4p5 आएगा, यहाँ 6s2 6p5 आएगा, और वहाँ 7s2, मतलब ऐसे चलता रहेगा, 5s2 5p5 और 6s2 6p5, ठीक है। ये तो ऐसे खोल के नहीं लिखते, हम एक काम करते हैं, और क्योंकि 1s2 हीलियम होता है तो हीलियम लिखा, साथ में क्या लिखा? 2s2 और 2p5, ठीक है भैया। ये 6 7 8 9 10, हीलियम के बाद नियन आता है, नियन होगा, यहाँ पे क्या होगा भैया? 3s2 3p5 होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है फिर हीलियम, नियन, आर्गन आएगा, यहाँ आएगा क्रिप्टन, फिर आएगा यहाँ रेडॉन, और आखिरी में आएगा जिनन। रेडॉन के बाद कौन आएगा? जिनन, ठीक है। ही नेवर अराइव्स कर ज़ीरो पे जिनन पहले आएगा, 0 पे रन आउट, ठीक है। तो हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनन और रेडॉन। तो आपको पता है इसमें क्या आएगा? यहाँ पे आएगा 4s2 4p5, यहाँ आएगा 5s2 5p5, और यहाँ आएगा 6s2 6p5। पर ब्रोमीन तक डी भी खुल जाएगा तो 3d10 आएगा। अब यहाँ पे F भी खुल जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो आयोडीन में आपका आता है 4d10, शायद F भी आता है, F लिखना मैं भूल गया। और जो आपका एस्थेटीन है उसमें आपका F भी आता है और D भी आता है, तो 4F14 आएगा, और 4F14 चल ही रहा है, 6s2 है, 6p5 है, और 5d10 लिख देते हैं। तो देखो 6s2 6p5, 5s2 5p5, 4s2 4p5, 3s2 3p5 और 2s2 2p5। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इनकी आएगी ns2 np5, जैसे ग्रुप 14 की थी ns2 कितनी np4 या np2 थी, फिर ग्रुप 15 के ns2 np3 थी, ग्रुप 16 के ns2 np4 हो गई, ग्रुप 17 के ns2 np5 आ जाएगी।
यार ये एटॉमिक नंबर खुद भरो जरा, कितना आएगा, 17 + 18 करोगे 35 आ जाएगा, 35 में एक 18 और जोड़ो तो 3 आएगा आखिरी में, देखो कितना आएगा 53, 53 में 32 और जोड़ दो तो 85 आ जाएगा, है ना। 3 और 2 5 और 5 और 3 8, ठीक है। ये आपकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, बस ये याद रखना। थर्ड एलिमेंट में डी आ जाता है, फोर्थ में भी डी आता है मेरे हिसाब से, यहाँ पे मैं स्टाइल लगा रहा हूँ। अगर यहाँ पे एफ भी आएगा तो F3 में तो आ नहीं सकता, तो फिर यहाँ 4F14 है, ये सारी एक्सपेरिमेंटल है इसलिए दिक्कत होती है, तो थोड़ा बस अंदाज़ा रखना और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख लेना कितनी है, NH2NP5 है। अब हम बात करेंगे कि ग्रुप 14 ये ग्रुप 17 ये जो हेलोजन फैमिली है यार, इसके एलिमेंट मिलते कहाँ कहाँ हैं, मतलब इनके सोर्सेज कहाँ हैं। जैसे फ्लोरीन तो फ्लोराइड में मिल गया, सॉल्ट्स में मिलता है, आयोडीन के भी सॉल्ट्स आते हैं, ब्रोमीन ऐसे लिक्विड फॉर्म में मिलता है, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। तो हम लिखना चाहेंगे सोर्सेज ऑफ हेलोजन, हेलोजन के सोर्सेज कहाँ कहाँ मिलता है। ये हेलोजन आपको कहाँ कहाँ मिलेगा, हेलोजन मतलब X ग्रुप 17, तो कहाँ कहाँ मिलेगा आपको, सोचो ज़रा, अंदाज़ा लगाओ, तो बुक से ही देखना पड़ेगा मुझे। देखो फ्लोरीन जो है इनसॉल्युबल फ्लोराइड में मिलता है, ठीक है, और जैसे फ्लोरीन के तो मिलते हैं हमें इनसॉल्युबल फ्लोराइड, जैसे कैल्शियम फ्लोराइड हो गया, क्रायोलाइट हो गया, है ना, Na3AlF6 ये वाली चीज़ें। बोन्स में मिलता है, रिवर वाटर में मिलता है, प्लांट्स में मिलता है, ऐसा है, ठीक है। तो फ्लोरीन इज़ प्रेजेंट, फ्लोरीन इज़ प्रेजेंट एज इनसॉल्युबल फ्लोराइड, फ्लोरीन जो है प्रेजेंट होता है एज इनसॉल्युबल फ्लोराइड, इनसॉल्युबल फ्लोराइड के जैसे मिलता है, लाइक कैल्शियम फ्लोराइड CaF2, क्रायोलाइट CrYolite क्रायोलाइट, Na3AlF6, ये आप मेटलर्जी में पढ़ोगे आगे। तो फ्लोरीन तो हमें इनसॉल्युबल फ्लोराइड के फॉर्म में मिलता है, जैसे कैल्शियम फ्लोराइड हो गया, क्रायोलाइट हो गया, बोन्स में मिलता है, रिवर वाटर में मिलता है, प्लांट में मिलता है, बोन्स में मिलता है, रिवर वाटर में मिलता है और प्लांट्स में मिलता है। साथ में जब ये हो गया, आपको जो हमारा सी वाटर होता है उसमें क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड के सॉल्ट होते हैं, ठीक है। तो ये है, तो हम लिख लेते हैं सी वाटर, जो हमारा सी वाटर है कंटेन्स सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। तो जो हमारा सी वाटर है उसमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम के सॉल्ट्स होते हैं ऑफ क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऐसे, ठीक है। अगर आपको पूरा लिखना है पूरा लिख लो, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये मिलता है आपको। बना सकते हो क्या, कुछ ऐसे बना दो, जैसे देखो वहाँ से सोडियम पकड़ा, यहाँ से क्लोरीन पकड़ा, तो सी वाटर में NaCl होता होगा, वहाँ से पोटेशियम पकड़ा, यहाँ से I पकड़ा तो Ki मिलता होगा, एक्सेट्रा ऐसे। ये सारी चीज़ें सी वाटर में मिलते हैं। ग्रुप एल्कली मेटल ग्रुप 1 और एल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड के सॉल्ट मिलते हैं। और फिर जो सीवीड होते हैं, सीवीड होती है एक चीज़, ठीक है, बहुत से लोग खाते भी हैं उनसे, सीवीड्स होती है, बहुत महंगी आती है। सीवीड में आयोडीन होता है, कंटेन्स आयोडीन, सीवीड में क्या होता है, आयोडीन होता है, ये याद रखना, ठीक है। तो ये आपके थोड़ा बहुत मैंने लिखाई दिया है, इसे याद रखना। अब थोड़ी इनकी कुछ वैसी बात कर लेते हैं यार, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो जो चीज़ आएंगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हम बात करते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलोजन, ठीक है। हम बात करना चाह रहे हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलोजन, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलोजन। हेलोजन की क्या खास फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं या कुछ ट्रेंड्स होते होंगे, पीरियोडिक ट्रेंड्स, उनके बारे में बात करनी है। जैसे सबसे पहले बोल देते हैं एटॉमिक और आयनिक रेडियाई के बारे में। एटॉमिक और आयनिक रेडियाई, एटॉमिक और आयनिक रेडियाई, तो इनका ग्रुप अमंग ग्रुप पी ब्लॉक ग्रुप इनका सबसे छोटा,
साइज होता है, आपको भी पता है, ड्यू टू स्ट्रॉन्गेस्ट अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो दिस हैलोजन फैमिली हैव स्मॉलेस्ट साइज अमंग ऑल पी ब्लॉक ग्रुप्स। दिस हैलोजन family has smallest this halogen family has smallest size among this halogen family has smallest size among all p block groups due to highest magnitude of effective न्यूक्लियर चार्ज। मतलब क्योंकि यहाँ पे तो अति हो जाती है, हम उधर जाते हैं तो क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इसमें सबसे ज़्यादा ही बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एकदम से साइज़ बहुत छोटा हो जाता है। इनका सबसे छोटा साइज़ है, आपको ये याद रखना है। बट अगर हम टॉप से बॉटम जाएँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, तो यहाँ तक तो नेचुरल है, यहाँ तक क्या हुआ, ग्रेजुअल या पीरियोडिक। अब आपको बताएं, नीचे जाएंगे शेल बढ़ेंगे। अभी तो हम किस को कंपैरिजन कर रहे थे, ऐसे 14, 15, 16, 17 को। तो 14 से जब हम 17 जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, तो साइज़ घट जाएगा। बट जब हम नीचे जाएंगे ग्रुप 17 में जैसे हम नीचे गए तो आपको पता है शेल नंबर बढ़ता है। शेल नंबर क्या होता है, बढ़ता है, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो क्लोरीन से कहाँ तक, एस्टेटीन तक ग्रेजुअल पीरियोडिक इंक्रीज होता है इन एटॉमिक रेडियस। बट एक फिर मेन बात, बट रेडियस ऑफ फ्लोरीन इज़ वेरी लेसर देन रेडियस ऑफ क्लोरीन। फ्लोरीन का साइज़ बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है क्लोरीन से। क्लोरीन और ब्रोमीन में इतना वो नहीं है, एक ही गैप है बस, रेडियस ऑफ क्लोरीन और ब्रोमीन में बस थोड़ा सा गैप है। बट फ्लोरीन और क्लोरीन में बहुत ज़्यादा गैप होता है, क्वेश्चन मार्क है इसमें। फ्लोरीन की कुछ एनामोलस प्रॉपर्टी आएंगी जिसकी वजह से ये होता है, आपको ये पता है। जैसे नाइट्रोजन का फास्फोरस से बहुत कम हो जाता है, क्या उसके पीछे रीज़न है, प्रॉपर्टी लिखा हुआ है। ऑक्सीजन का सल्फर से बहुत ही ज़्यादा कम होता है, क्या उसके पीछे रीज़न है, आपको पता है कि फ्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, वो तो इसका रीज़न है नहीं, एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल है। ठीक है, और ये एक ही के साथ पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग बनाता है, तो बहुत ऐसे चक्कर हैं। बट अभी इतना ही समझ लो, ठीक है। और फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी आप लोगों को पता ही है। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन निकालने की चाह। तो आप खुद ही देखो, कोई भी फ्लोरीन होगा उसको तो एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है नोबल गैस बनने के लिए, उसके जस्ट क्लोज है ना, तो उसे तो चाहना है, उसे चाहिए, कम थोड़ी है, वो चाहेगा थोड़ी कि उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाए, उसको तो उल्टा चाहिए। तो बहुत हाई आयनाइजेशन एनर्जी लगानी पड़ेगी। जैसे आप एक फ्लोरीन का एग्जांपल लो, एटॉमिक नंबर 9 होता है, 1s2 2s2 2p कितना 6, हाँ नहीं 2p5, और फ्लोरीन के इधर होते हैं नियन, एटॉमिक नंबर होता है 10, 1s2 2s2 2p6। भाई एक ही इलेक्ट्रॉन की तो ज़रूरत है, ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन की क्या ज़रूरत है। तो इसकी क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बहुत हाई है, प्रबल है। एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बहुत प्रबल है। टेंडेंसी क्या है, प्रबल है, प्रबल मतलब बहुत हाई है। ये लूज़ नहीं करना चाहेगा, ये गेन करना चाहेगा बस। तो यहीं से पता चलता है जिस बंदे को गेन करने की इच्छा है, जो हमारा फ्लोरीन है उसको गेन करने की इच्छा है, तो लूज़ क्यों करेगा। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अब आयनाइजेशन क्या है, दे हैव लिटिल टेंडेंसी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन, बहुत ही कम टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की। ऑब्वियसली वो गेन करना चाहते हैं, लूज़ क्यों करना चाहेंगे, तो दे हैव वेरी लिटिल टेंडेंसी, दे हैव वेरी लिटिल टेंडेंसी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन। देखो आयनाइजेशन मतलब लूज़ ही करना होता है, उन्हें तो गेन करना है ना भैया। फ्लोरीन को नियन के जैसे बनना है, क्लोरीन को आर्गन के जैसे बनना है, ऐसी चीज़ें, ठीक है। ये क्यों लूज़ करना चाहेंगे, ये तो गेन करना चाहेंगे, यही कहना चाह रहा हूँ मैं। तो दे हैव वेरी लिटिल टेंडेंसी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर देयर
आयनाइजेशन एनर्जी इज़ वेरी हाई। इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बहुत हाई होती है। अच्छा, मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है? तो मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी में पहले नंबर पे आता है हीलियम, क्योंकि एक तो वो डुएट भी पूरा हो रहा है उसका 1s2, दूसरा छोटा साइज है तो आयना मतलब करना नहीं चाहेगा, उसका न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा होगा। और दूसरा फिर नंबर आता है फ्लोरीन का, ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन में क्या होता है 2p5 होता है, इसे 2p6 मिल जाए तो बात बन जाए। ये दोनों की सबसे मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी होती है। बट फिर वही बात कि जब हम नीचे जाएंगे, अभी तो हमने ग्रुप्स में कंपेयर करा, तो ग्रुप्स में आयनाइजेशन एनर्जी फ्लोरीन में या फ्लोरीन फैमिली या हेलोजन फैमिली में सबसे ज़्यादा लगेगी। बट जब हम टॉप से बॉटम जाएंगे, फ्लोरीन से S13 जाएंगे, तो क्योंकि एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली नेचुरल ट्रेंड दिखेगा कि आयनाइजेशन एनर्जी अब कम लगेगी, घट जाएगी। साइज़ बढ़ेगा तो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना पॉसिबल हो जाएगा। बट फिर भी आप ये याद रखना कि यहाँ का आयोडीन में तब भी ज़्यादा एनर्जी लगेगी एज़ कंपेरिजन टू वहाँ के नाइट्रोजन से या वहाँ के ऑक्सीजन से या वहाँ के सल्फ़र से, ठीक है। तो चाहे नीचे जाते हुए घट भी जाए पर तभी भी उतना उससे भी ज़्यादा बड़ा होगा जितना ग्रुप 14, 15, 16 के प्रोमिनेंट एलिमेंट है, उनसे भी ज़्यादा एनर्जी लगेगी नीचे जाते भी। तो इतनी दिक्कतें आती हैं इसमें, ठीक है भैया, गुड। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो वो थोड़ा समझना पड़ेगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी को तो आपको समझ में आया। अगर हम ग्रुप 15, 16 से कंपेयर करें इन्हें तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, बट इनका भी नेचुरल बिहेवियर है, नीचे जाते हुए क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें, EA, अगर EA पॉजिटिव होगी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगी, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो दे कैन या दे हैव द टेंडेंसी, दे हैव टेंडेंसी टू easily accept one electron to achieve noble gas configuration, NGC, noble gas configuration पूरा लिखना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज़्यादा है इनकी, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा इच्छा है, एफिनिटी मतलब इच्छा है, ठीक है। तो दे हैव टेंडेंसी टू easily accept one electron to achieve noble gas electronic configuration has hence इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज़ वेरी पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वेरी पॉजिटिव होगी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, लीस्ट से नेगेटिव हो जाएगी, लीस्ट नेगेटिव, क्योंकि इन दोनों के बीच में कैसा होता है, प्लस माइनस का अंतर होता है, ठीक है। तो आप ये याद रखना, क्लियर, गुड। वेरी पॉजिटिव या ग्रेटेस्ट बोल सकते हो आप, ऐसा है। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसी का नेगेटिव हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी ही कम नेगेटिव हो जाएगी। वो बढ़ा तो ये भी बढ़ा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। बट वही है, फिर अगर हम कहाँ से जाएँ, फ्लोरीन से कहाँ जाएँ, S13 जाएँ, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाती है, घटने लग जाती है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ने लग जाती है, मतलब मोर नेगेटिव बनने लग जाएगी। उसके पीछे रीज़न है साइज़ बढ़ेगा तो बड़े एटम की इच्छा कम होती है, गेन करने की, लूज़ करने की ज़्यादा होती है, तो इसकी वजह से। अब आपसे वही पड़ेगा, पूछेगा, एक क्वेश्चन जायज़ है कि फ्लोरीन की लेसर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है या पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी होती है देन क्लोरीन विच इज़ अगेंस्ट द ट्रेंड। तो आप पे यही क्वेश्चन आएगा कि वाई, क्वेश्चन आएगा वाई फ्लोरीन हैज़ मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, मोर पॉजिटिव मतलब लेस नेगेटिव, ठीक है, मोर पॉजिटिव मतलब लेस नेगेटिव, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो वाई फ्लोरीन हैज़ मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड लेसर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखो आप पूरा लिखे करो, EGE मत लिखना, क्या पता भूल जाओ, ठीक है। तो लिख लिया करो रफ में कि पूरा इसका एब्रीविएशन क्या है। तो वाई फ्लोरीन हैज़ मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन क्लोरीन विच इज़ अगेंस्ट द ट्रेंड, विच इज़ अगेंस्ट द ट्रेंड। ट्रेंड के विपरीत है। ट्रेंड क्या बोलना चाहता है, पहले वो देख लो। ट्रेंड ये बोलना चाहता है कि जैसे ही हम फ्लोरीन से कहाँ जाएं, S13 तक तो नहीं, आयोडीन तक जाएंगे, ठीक है। जैसे ही फ्लोरीन से आयोडीन जाएंगे, नीचे जाएंगे, क्योंकि एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी,
और नेगेटिव होगी, मतलब लेस पॉजिटिव होगी, लेस पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव होगी। यही मैंने आपको पहले भी लिखाया था, ठीक है। तो ये सब चीज़ सही बैठती है कहाँ तक, फ्लोरीन से नहीं, क्लोरीन से आयोडीन तक तो सही बैठती है। फ्लोरीन क्लोरीन में घपला है। फ्लोरीन क्लोरीन में क्या होता है, फ्लोरीन क्लोरीन में एक्सपेक्ट करा था कि जब हम फ्लोरीन से कहाँ जाएंगे, क्लोरीन जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अब क्या हो जाएगी, लेस पॉजिटिव होगी, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, मोर नेगेटिव होगी, और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगी। वो लेस पॉजिटिव होगा तो ये मोर नेगेटिव होगा। बट रियलिटी क्या है, या एक्सेप्शन क्या आया, एक्सेप्शन ये आया कि जब हम फ्लोरीन से क्लोरीन गए तो ऑब्वियसली उल्टा ही देखने को मिला कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो गई, मोर पॉजिटिव हो गई, मोर पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो गई, लेस नेगेटिव, लेस नेगेटिव। इसका मतलब सिंपल वही बात है कि फ्लोरीन की इच्छा अट्रैक्ट करने की तो बहुत अच्छी है, बट एक्सेप्ट करने की नहीं है, अपने अंदर रखने की नहीं है। हस्बैंड बनने की इतनी अच्छी तीव्र इच्छा नहीं है। हाँ, लवर बनने की है, बट हस्बैंड बनने की इतनी नहीं है। मतलब फ्लोरीन इज़ लेस इलेक्ट्रॉन एफिनाइट देन क्लोरीन। यही ये सवाल पूछना चाह रहा है कि फ्लोरीन लवर तो बहुत अच्छा है क्लोरीन से ज़्यादा, बट हस्बैंड इतना बढ़िया नहीं है। कुल मिला के बात यही कहना चाह रहा है ये सारी चीज़ें, ठीक है। ऐसा क्यों है, तो देखो स्मॉलेस्ट साइज़ है फ्लोरीन का, ड्यू टू लिख देना, ड्यू टू स्मॉलेस्ट साइज़ ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन का सबसे छोटा साइज़ है, तो लार्ज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा, बहुत ज़्यादा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा। इसे ड्रामेटिक नहीं बना रहे हैं, सीधा देखते हैं, है ना। तो ड्यू टू स्मॉलेस्ट साइज ऑफ फ्लोरीन लार्ज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, बहुत ज़्यादा इंटर इलेक्ट्रॉनिक क्या होगा, रिपल्शन होगा, जिसकी वजह से इट इज़ हार्ड टू एक्सेप्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। यार कैसे करेगा शादी, वहाँ से माता जी भी ताने दे रही है, भाभी जी भी ताने दे रही है, तो कैसे लड़ेगा। तो इसलिए बोला उसने चल लव लव का इंटरेस्ट रखते हैं, शादी नहीं करते हैं, ऐसी बात है, ठीक है। तो बहुत छोटा साइज़ है ना, अभी इतना पैरों में अपने खड़ा नहीं हुआ, जॉब जूब है नहीं अभी कोई अच्छी सी, और बहुत कलेश होता है घर में, इसकी वजह से वो लाना नहीं चाह रहा है उसको, अपनी हीरोइन को घर में। हाँ, लव अच्छा है, बट हस्बैंड के लिए अच्छे से नहीं होगी, ये कहना चाह रहा है वो, ठीक है। गुड, देख लेना, शाबाश। देखिए इसके बाद तो हम पे ये है क्वेश्चन तो क्या आप टॉपिक होगा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का होगा, और क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी है। तो इतना कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अब थोड़ा फिजिकल प्रॉपर्टी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी देख लेते हैं। भाई इनकी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, आपको भी पता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन से लव करना, एफिनिटी रखना, एफिनिटी नहीं अफेक्शन रखना, ठीक है। कोई शादी वाला चक्कर नहीं है, घर में रखने वाला चक्कर नहीं है। तो अब जो भी हमारी प्रॉपर्टी आएगी वो होगी हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसको हम बोलते हैं EN। यार इनकी ग्रुप 17 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम होती है अमंग ऑल P ब्लॉक एलिमेंट, मैक्सिमम अमंग ऑल। बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं ना, हेलोजन फैमिली आपको पता ही है, फ्लोरीन इज़ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो मैक्सिमम अमंग ऑल P ब्लॉक ग्रुप्स, जितने भी P ब्लॉक ग्रुप्स हैं, ग्रुप 14 से लेकर ग्रुप 17 तक। 18 की तो बात ही मत करे करो, 18 तो अलग ही है ना, वंडर वॉल है, उसे रखना पड़ता है क्योंकि उसमें 2p6 आता है, बस और कुछ नहीं है उसमें। 18 की बहुत ही अलग प्रॉपर्टी है। तो मैक्सिमम अमंग ऑल P ग्रुप्स, और फ्लोरीन की मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये भी आपको याद रखना है। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये भी आप यहाँ पे याद रखिएगा। अच्छा, फिर वही ट्रेंड कि जब हम फ्लोरीन से कहाँ जाएंगे, नीचे S13 तक जाएंगे, तो क्योंकि एटॉमिक रेडियस बढ़ा तो अब लूज़ करने की ज़्यादा टेंडेंसी है। अब देखो लूज़ करने की ज़्यादा टेंडेंसी है, तो इसका मतलब अगर वो लूज़ भी नहीं करेगा तो ऐसा भी तो नहीं होगा ना प्यार दिखाएगा, तो मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इतनी ज़्यादा नहीं होगी। लूज़ करने की ज़्यादा है, मतलब अगर लूज़ भी नहीं कर पाया, मतलब छोड़ भी नहीं पाया, तो बुला भी नहीं पाएगा, मतलब लालच भी नहीं देगा कि आजा मैं अट्रैक्ट करता हूँ तुझे, ये वाली बात है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ये आपको याद रखना है, ठीक है।
देखो मैं इतना एफर्ट नहीं लगाऊंगा यहाँ, क्योंकि हमने ग्रुप 16 से पढ़ी चुके हैं, 15 से पढ़ी चुके हैं, ठीक है। तो डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप ये हमें पता ही चल गया। और इसके बाद एक है, एक क्वेश्चन आ सकता है, वाई हैलोजेंस हैव मैक्सिमम। आपको अभी भी दिक्कत होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में, ऐसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया। जो क्वेश्चन है उस हिसाब से देखो, एग्जाम टेम्परामेंट रखो तो खुद ही समझ में आ जाएगा क्वेश्चन का कंटेक्स्ट क्या है। हर क्वेश्चन में ही आंसर छुपा रहता है। तो वाई हैलोजेंस हैव मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अमंग ऑल पी ब्लॉक ग्रुप्स, अमंग ऑल पी ब्लॉक ग्रुप्स। अब चाहे आपको कंटेक्स्ट भी समझ में ना आए कि ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, बट आप सोच सकते हो जाएगा, ठीक है। आपसे पूछा हैलोजन पे सबसे ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्यों होती है अमंग ऑल पी ब्लॉक ग्रुप्स। अब यहाँ पे देखो कंपैरिजन कैसे होगा, हमें कंपैरिजन करना है फ्लोरीन का किसके साथ, या तो नाइट्रोजन के साथ या तो ऑक्सीजन के साथ, या हमें क्लोरीन का करना है किसके साथ, फॉस्फोरस के साथ या सल्फर के साथ। ऐसा करना चाह रहे हैं हम कंपेयर। यहाँ हम फ्लोरीन क्लोरीन को आपस में कंपेयर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम हैलोजन के हर एक एलिमेंट को उसके करस्पॉन्डिंग ग्रुप 16 या ग्रुप 15 एलिमेंट से कंपेयर करेंगे, ये कहना चाह रहा है ये। इसके पीछे एक ही साइज़ है कि सिंस एक्स मतलब हैलोजन हैज़ स्मॉलेस्ट साइज़, हैलोजन का क्या होता है, सबसे छोटा साइज़ होता है, ये तो आपको पता ही है, ये फैक्ट है। यहाँ तो ये चिपकाना ही था ऐसे। हैलोजन का सबसे छोटा क्या है, साइज़ है। देयरफॉर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। बस यहीं से कहानी पलटी यार, जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ज़्यादा वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा ना। सो इलेक्ट्रॉन ये जो है आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये मैक्सिमम है, तो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक एब्सोल्यूट कंसेप्ट नहीं है, कंपैरेटिव कंसेप्ट है। दो चीज़ों के बीच में एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जैसे HCl में वही चीज़ है। जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक एब्सोल्यूट कंसेप्ट था, ये एक रिलेटिव कंसेप्ट है, ठीक है। सिंस हैलोजन हैज़ स्मॉलेस्ट साइज देयरफॉर इलेक्ट्रो ये जो आपका है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी क्या होगी, ग्रेटर होगी या ग्रेटेस्ट होगी, ठीक है। देयरफॉर दे ईजिली, अच्छा ये तो यार आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, तो यहाँ पे शेड पेयर वाला चक्कर नहीं आएगा, क्योंकि शेड पेयर वाला तो इलेक्ट्रोनेगेटिव में आता है, ठीक है। सॉरी ये गलती होगी, आई कांट रिकॉल, मैंने सोचा इलेक्ट्रोनेगेटिव पूछ रहे हैं, गुड सॉरी। तो सिंस हैलोजन हैज़ स्मॉलेस्ट साइज देयरफॉर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ENC, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, मैक्सिमम होगा। देयरफॉर दे ईजिली एक्सेप्ट, लॉजिक तो वही लगेगा, बस यहाँ पे बदलना था, शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं लिखना था। दे ईजिली एक्सेप्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, जो बाहर से इलेक्ट्रॉन आएगा उसे ईजिली एक्सेप्ट कर लेंगे। वो इलेक्ट्रॉन किसी से बंधा नहीं है, ऐसे ही आ जाएगा वो बाहर से, या ट्रांजिशन होकर आ जाएगा, उसका ट्रांजिशन हो जाएगा लो से हाई या हाई से लो वहाँ से। तो दे ईजिली एक्सेप्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन टू अचीव नोबल गैस कन्फिगरेशन, ठीक है। ये चीज़ है, देख लो। वाई हैलोजेंस हैव मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अमंग ऑल पी ब्लॉक ग्रुप, इसका मतलब फ्लोरीन को ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से कंपेयर करनी है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और यह भैया सिंपल सी बात है कि हमें क्लोरीन की सल्फ़र या फॉस्फोरस से कंपेयर करनी है, तो सिंपल सी बात है हैलोजन का सबसे छोटा साइज़ है, तो इलेक्ट्रॉन ये क्या है, अबे यार ENC इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ये, ठीक है। ये मैक्सिमम हो जाएगा तो ईजिली वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेंगे, ताकि नोबल गैस कन्फिगरेशन वो अपनी बना पाएँ, ठीक है। ये याद रखना। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, आप पे आएगा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। जो भी प्रॉपर्टी अब आएगी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो ऑब्वियसली देखो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट साइज ऑफ द मॉलिक्यूल पे डिपेंड करती है। मेल्टिंग पॉइंट तो नहीं कहता, बॉइलिंग पॉइंट तो करती है। मेल्टिंग पॉइंट में और भी एट्रीब्यूशन आ जाते हैं, जैसे सॉलिड में डिफेक्ट तो नहीं है कोई क्रिस्टल वाला,
जैसे आपने पढ़े थे मेटल एक्सिस, मेटल डेफिशिएंसी, शॉटकी, फ्रैंकल, ये सारी चीज़ें, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ मॉलिक्यूल, साइज ऑफ मॉलिक्यूल। और जब हम फ्लोरीन से आयोडीन तक जाएंगे, एस्टेटिन भी नहीं लेता, तो साइज़ बढ़ेगा मॉलिक्यूल का, साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा, बढ़ेगा। तो साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ा तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों कैसे हैं, डायरेक्ट हैं। ठीक है भैया, कैसे हैं दोनों, डायरेक्ट हैं, तो इसलिए ये भी बढ़ जाएगा। गुड भाई गुड। आगे देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे हेलोजन्स के होते हैं कलर्ड, रंगीन होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एट्रीब्यूशन कि ऑल हेलोजन्स आर कलर्ड। जैसे फ्लोरीन येलो कलर का होता है, ऐसे ऑल हेलोजन्स आर कलर्ड। अब कोई सा भी लिखो, ब्रिटिश वाला लिखो, अमेरिकन वाला लिखो, कलर्ड होता है भैया, रंग होता है। ठीक है, डिग्री होती है, चाहे फर्जी हो चाहे मेहनत से हो। तो ऑल हेलोजन्स आर कलर्ड, सारे हेलोजन्स क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं। इसके बारे में अपन लोगों को बात करनी है, क्यों होते हैं कलर्ड सारे हेलोजन्स, इसके बारे में हमें बात करनी है। सिंपल सी बात है, ये वैसी है जैसे सॉलिड स्टेट में हमने पढ़ा था, क्यों बहुत से क्रिस्टल्स कलर्ड होते हैं। NaO जो होता है वो येलो क्यों हो जाता है हीटिंग में, वही है। तो मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे F2 जो है येलो कलर का है, रीज़न देखेंगे अभी। F2 क्या है, येलो कलर का है, ये इनर ट्रांजिशन की वजह से होता है, वो बाद में देखेंगे। Cl2 ग्रीनिश येलो होता है, ब्रोमीन रेड होता है, I2 वायलेट होता है। ठीक है, डाइक्लोरीन क्या होता है, ग्रीनिश येलो होता है, ग्रीनिश येलो, ब्रोमीन रेड होता है, आयोडीन वायलेट होता है। सर आयोडीन तो वाइट होता है, नहीं बेटा, वैसे वायलेट होता है, उसका जो कलर आता है ना गैस का, वायलेट होता है। तो ऐसा होता है क्यों, सिंपल सी बात है यार। क्या करते हैं, ये विजिबल रीजन जो है जिसके चारों तरफ हम रहते हैं, वहाँ से क्या करते हैं, ये जो हमारे एटम्स होते हैं हेलोजन के, ये रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से इनके लोअर एनर्जी के इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल पे जाते हैं और एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर इम्पार्ट करते हैं। ये हमने पहले भी पढ़ा था, आज भी देख लेते हैं। तो रीज़न ये है सिंपल सा कि हेलोजन एटम्स, जो हमारे हेलोजन है, उसमें देखेंगे हेलोजन एटम्स एब्जॉर्ब, लाइन स्पेक्ट्रा बनता है इनका, एब्जॉर्ब्स, दो होते हैं ना, कंटिन्यूस और लाइन, तो लाइन स्पेक्ट्रा बनता है इनका। हेलोजन एटम्स एब्जॉर्ब सफिशिएंट एंड नेसेसरी, है ना, जो ज़रूरत है उतनी ही रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं। तो एब्जॉर्ब सफिशिएंट रेडिएशन फ्रॉम विजिबल रीजन, कोई एटम है उसके चारों तरफ जो हम भी देख रहे हैं ना, विजिबल रीजन है, उससे ये रेडिएशन क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। इनको हमेशा इच्छा रहती है कि हम स्टेबल बन जाए, उसी के चक्कर में, ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन, कौन सा वाला, याद रखना, आउटर मोस्ट। तो इलेक्ट्रॉन इन लोअर एनर्जी लेवल, gets excited to higher energy level। अभी आप बोलोगे डी ब्लॉक भी कलर्ड होते हैं, वो डी ट्रांजिशन की वजह से होता है, यहाँ पे कोई ट्रांजिशन वैसी नहीं होती। ठीक है, यहाँ अलग कंसेप्ट लगेगा, वहाँ अलग लगेगा। तो क्या है, हेलोजन एटम्स एब्जॉर्ब सफिशिएंट रेडिएशन फ्रॉम विजिबल रीजन ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन इन लोअर एनर्जी लेवल gets excited to higher energy level and give complementary color। इसकी वजह से कैसा कलर आता है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर आता है। कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है, जैसे कोई चीज़ लाल दिख रही, लाल मतलब क्या है, उसने जो विपियोर होता है उससे सारे रंग एब्जॉर्ब कर लिए, बट लाल नहीं कर पाया, तो लाल दिखेगा। कोई हरा है, इसका मतलब सारे एब्जॉर्ब कर लिया, बस हरा नहीं दिख पाया, तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर वो होता है। तो क्या होता है, हेलोजन के एटम्स रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं विजिबल रीजन से, और याद रखना रेडिएशन जो है उसी के फॉर्म में, फोटोन के फॉर्म में, E = H न्यू। ठीक है, वहीं से एब्जॉर्ब करते हैं ये।
और ये मिलती है इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से कहाँ जाता है, हायर एनर्जी लेवल में चल जाता है। और एज अ रिज़ल्ट, क्योंकि हर कलर की एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है, ये हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ा था, तो यहाँ पे भी जो वेवलेंथ निकलती है वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर देती है। ठीक है, गुड। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है। हैलोजन्स आर सॉल्युबल इन वाटर, बहुत आसानी से। भैया फ्लोरीन तो पानी के साथ ऐसा घुलना चाहता है ना, क्योंकि फ्लोरीन पे आपको पता ही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है इस वजह से। तो सॉल्युबिलिटी क्या, फ्लोरीन और क्लोरीन तो पानी के साथ सॉल्युबल हो जाते हैं। तो नेक्स्ट चीज़ है सॉल्युबिलिटी। फ्लोरीन एंड क्लोरीन ईजिली सॉल्युबल इन वाटर, रिएक्ट मत लिखना, सॉल्युबल हो रहे हैं, ईजिली सॉल्युबल इन वाटर, ईजिली सॉल्युबल इन वाटर। बट क्लोरीन स्पैरेंगली होता है, स्पैरेंगली मतलब बड़ी मशक्क़तों के बाद, कुछ फिजिकल एक्सटर्नल हमें फैक्टर्स लगाने पड़ेंगे, जैसे प्रेशर बढ़ा दो, टेम्परेचर बढ़ा दो, ऐसी चीज़ें करनी पड़ेगी, तब जाके आयोडीन डिज़ोल्व होगा और ब्रोमीन भी होगा। ठीक है, ब्रोमीन तो खुद भी लिक्विड होता है ना ये, बट ब्रोमीन एंड आयोडीन स्पैरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, बहुत बेमन से सॉल्युबल होते हैं ये वाटर में, ऐसा आपको याद रखना है। ठीक है भैया, चलो 1 मिनट में मार्कर बदल लूँ, फिर आगे पढ़ाता हूँ। स्पैरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, बस अब ये देख लिया। अब एक चीज़ याद रखना इसमें कि कुछ चीज़ कटी ना हो यहाँ पे, वो देखना चाह रहा हूँ मैं। जस्ट अ मिनट, ओके, गुड, जस्ट अ मिनट। चलिए अब हमें ये देखना है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का क्या ऑर्डर होता है। पहले तो आप ये देख लो, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, फ्लोरीन की बॉन्ड स्ट्रेंथ, क्लोरीन की क्या बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है। तो मैं आपको बता दूं, देखो आपको पता है बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये होगा कि जितना साइज़ बड़ा हो जाता है, एटम का साइज़ बड़ा हो जाता है, उतना बॉन्ड लेंथ बढ़ती है और बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। तो होना ये चाहिए था, ठीक है, सोचा ये था, एक्सपेक्ट ये करा था कि फ्लोरीन का बॉन्ड स्ट्रेंथ क्लोरीन से ज़्यादा होगा, ठीक है, फिर ब्रोमीन से ज़्यादा होगा, फिर आयोडीन से ज़्यादा होगा। बट एक दिक्कत आ गई, हुआ क्या, रियलिटी में ये हुआ कि भैया क्लोरीन की ज़्यादा आ गई, किससे, फ्लोरीन से। ऐसा क्यों हो गया बॉन्ड स्ट्रेंथ, कुछ रीज़न तो होगा, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जहन में है, निकाल लो। आपने सोचा कि जब हम नीचे जाएंगे तो ऑब्वियसली देखो फ्लोरीन का साइज़ अगर इतना है तो क्लोरीन का साइज़ इतना होगा, तो जितना साइज़ बढ़ेगा उतनी बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, बढ़ेगी। बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो ऑब्वियसली फिर क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ के बीच में, अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ BS है और बॉन्ड लेंथ BL है तो उनके बीच में इन्वर्स रिलेशन होता है, ठीक है। तो हमने ये सोचा कि फ्लोरीन की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्लोरीन से ज़्यादा होगी, पर आ गया उसका उल्टा। तो इसका आपको पता ही है, देखो फ्लोरीन का क्या होता है, स्मॉलेस्ट साइज़ होता है, स्मॉलेस्ट साइज़, और लार्ज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो जाएगा। और जब रिपल्शन हो, पहले से आग लगी हुई, तो घी बहुत कम डालना पड़ता है, ठीक है, ये है, वो पहले से इतना ज़्यादा वहाँ पे अनस्टेबिलिटी है, ठीक है, तो लार्ज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है, इसकी वजह से होता है ये, ठीक है, ये याद रखना। अब ऐसे ही अगर हम बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर देखेंगे तो बॉन्ड लेंथ इसका उल्टा हो जाएगा, उल्टा चलेगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ बॉन्ड लेंथ देखें, पहले तो ये याद रखना। अब अगर हम बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर देखें तो बॉन्ड लेंथ आपको पता ही है, आयोडीन की सबसे ज़्यादा होगी, आयोडीन की सबसे ज़्यादा होगी, फिर ब्रोमीन आएगा, फिर क्या आएगा, लगभग मैं आपको बता दूं, क्लोरीन और फ्लोरीन की लगभग बराबरी होती है, इतना भी आपको याद रखना है। क्लोरीन और फ्लोरीन की जो हमारी क्या होती है, बॉन्ड लेंथ होती है, लगभग ही बराबर होती है, ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। चलो अब एक चीज़ देखते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है, मैं आपको बता दूं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी
मतलब बॉन्ड को तोड़ने की, डिसोशिएट मतलब तोड़ना, बॉन्ड को तोड़ने की एनर्जी BDE। आप खुद ही बताओ ये किसके डायरेक्ट होगी? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बॉन्ड स्ट्रेंथ के डायरेक्ट होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ के। मतलब जितनी ज़्यादा बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी भैया उतनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी, और बॉन्ड लेंथ के इन्वर्स होगी। मतलब जितनी क्या ज़्यादा बॉन्ड लेंथ उतनी कम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी, ठीक है। और सबसे बढ़िया वही है कि जितना स्टेबल होगा बॉन्ड, जितना स्टेबल बॉन्ड उतनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी। स्टेबल होने के लिए साइज़ छोटा होना चाहिए बॉन्ड का, मतलब बॉन्ड लेंथ से ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो हमने एक्सपेक्ट करा था कि भैया सबसे ज़्यादा होगा फ्लोरीन में क्या, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, क्योंकि उसका साइज़ क्या है, सबसे छोटा है। फिर हमने एक्सपेक्ट करा, फिर आएगा क्लोरीन, फिर आएगा ब्रोमीन, फिर आएगा आयोडीन। यह है, यहाँ पे हम हाइड्रेट के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, ये देख रहे हैं। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में हमने ऐसा ट्रेंड देखा था, क्योंकि आयोडीन का साइज़ क्या है, बड़ा है, साइज़ क्या है, बहुत बड़ा, तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, और जितनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ उतनी कम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो फ्लोरीन में सबसे मैक्सिमम होगी। बट रियलिटी में क्या हुआ, रियलिटी में आपको भी पता है कि क्लोरीन के भैया ज़्यादा आ गई फ्लोरीन से। होना क्या चाहिए था, जब हम नीचे जाएंगे, ठीक है, तो भैया कम एनर्जी में बॉन्ड टूट जाना चाहिए था, कम एनर्जी में बॉन्ड टूट जाना चाहिए था। मतलब अगर यहाँ पे एनर्जी एक कायदे से अगर यहाँ पे 1000 लग रही है तो यहाँ पे 900 लगनी चाहिए थी, पर हो रियलिटी में उल्टा रहा है। यहाँ पे अगर 900 किलो जूल पर मोल लग रही है ना, तो ऐसा तो हो नहीं पाया। अब यहाँ पे असली में क्या है, 1000 किलो जूल पर मोल लग रही है और वहाँ पे 900 किलो जूल पर मोल लग रही है, जबकि रियलिटी में इसका उल्टा, या एक्सपेक्ट हमने इसका उल्टा करा था। क्योंकि यहाँ तो ठीक है, यहाँ पे फिर क्या है, यहाँ पे 1000 लग रही है, यहाँ पे 900 लग रही है, यहाँ पे 800 लगनी चाहिए थी, ये तो ठीक है। बट रियलिटी में क्या हुआ, ये तो ठीक है, ये वाला तो एक्सेप्शन आ गया। फिर इसके बाद एक दिक्कत होगी कि क्लोरीन और फिर क्या है, अगर हम ब्रोमीन का देखें तो फिर वो दिक्कत होगी। देखो क्या कि अगर क्लोरीन में 1000 लग रही थी ना, तो फिर ब्रोमीन में 800 लगना शुरू हो गया दोबारा। ये तो बहुत अजीब नहीं हो गया भैया? अगर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन था तो फ्लोरीन में कायदे से 1000 लगनी चाहिए थी, क्लोरीन में 900, ब्रोमीन में 800, बट यहाँ उल्टा हो गया, क्लोरीन के नीचे ब्रोमीन, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, घटा, डिक्रीज़ हुआ। जबकि फ्लोरीन के नीचे क्या है, क्लोरीन, तो यहाँ पे देखो बढ़ गया। और फिर दोबारा ब्रोमीन के बाद जब हम आयोडीन में जाएंगे तो फिर दोबारा घटेगी। सारा घपला बस क्लोरीन और फ्लोरीन के बीच का है, उसमें ट्रेंड एकदम उल्टा हो गया। तो इसके पीछे कुछ रीज़न होगा, वो रीज़न आपको पता ही है। नीचे जाते हुए क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है तो क्या होगा, आपकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी घट जाएगी। बट यहाँ पे ये पूरा ही ट्रेंड उल्टा हो गया। ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में हमें पता करना है। तो इसके पीछे एक ही रीज़न है यार, कि फ्लोरीन में लार्ज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होते हैं, लार्ज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, बहुत ज़्यादा, बहुत ही हद में, अति और की, मतलब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की, ठीक है। लार्ज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से अनस्टेबिलिटी आती है। अब देखो पहले से लड़ाई हो तो थोड़ा सा बस आग में घी डालना पड़ता है तो वो अलग हो जाता है, ठीक है। तो लार्ज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है जिसकी वजह से अनस्टेबिलिटी अराइज हो जाती है, ठीक है, अनस्टेबिलिटी अराइज। और सब में देखो लोन पेयर है ही, आपको पता है, फ्लोरीन में भी है, क्लोरीन में भी है। तो अनस्टेबिलिटी अराइज इन लोन पेयर ऑफ फ्लोरीन, लोन पेयर ऑफ फ्लोरीन, इसकी वजह से ये हो जाता है। तो आपको रीज़न याद रखना है जी, क्लियर है, गुड। रीज़न याद रखोगे मज़ा आ जाएगी तुम लोगों के। भाई ट्रेंड ठीक से समझना, 5-6 बार देखना। मेरी तबीयत भी थोड़ी वैसी है तो इसलिए ठीक से देखना, हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए।